नमस्कार दोस्तों, स्टडी 54 चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की 40 क्वेश्चन की जीके की सीरीज़ है, जिसमें क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं हिंदी में करूँगा। यह पार्ट 4 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप बाकी के पार्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या कुछ इंक्लूड होगा, इसमें जीके क्वेश्चन हैं जिनके एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और करंट इवेंट्स से क्वेश्चन होंगे, और टीसीएस जो कि रेलवे एग्जामिनेशन का वेंडर है, इसने प्रीवियस एग्जामिनेशंस या और भी जो इन्होंने एग्जामिनेशंस कराए हैं उनसे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिएगा किसी को अगर ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज़ एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस। इनमें से कौन से स्कॉलर्स तिब्बत होम थ्योरी ऑफ द आर्यंस के साथ संबंधित हैं। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, मैकडॉनल, मैक्स म्यूलर। इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि पब्लिश हुई थी 1875 में, उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि तिब्बत ही आर्यों का एक वास्तविक घर है। और उन्होंने ऐसा अनुमान इसलिए लगाया क्योंकि हमारे ऋग्वेद में जैसा कि तिब्बत में ठंड है और जैसे तिब्बत में वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वैसे ही चीज़ों का वर्णन ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि तिब्बत ही आर्यों का वास्तविक घर हो सकता है। लेकिन बाद में बहुत से इतिहासकारों ने उनकी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, गंभीरता से लिया नाजियों ने, क्योंकि वो मानते थे कि आर्यों का वास्तविक घर भारत है। वह खुद को आर्यन समझते थे। तो इस जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मिशन ऑफ द रामसार कन्वेंशन इज़ टू कंजर्व। रामसार कन्वेंशन का मिशन क्या कंजर्व करना है। ऑप्शन है रिवर्स, ओशियंस, बीचेस, वेटलैंड्स। इसका सही जवाब है वेटलैंड्स। रामसार मिशन का कार्य होता है वेटलैंड्स को कंजर्व करना। इसका जो वास्तविक नाम है वो है रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटरफाउल हैबिटेट। बहुत ही बड़ा नाम है, इसलिए इसे आसान शब्दों में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कहा जाता है। इसका नाम रखा गया है रामसार शहर के ऊपर, जो कि एक शहर है ईरान देश का, जहाँ पर यह कन्वेंशन साइन हुआ था 1971 में। भारत इस कन्वेंशन का एक हिस्सा है और इससे संबंधित जानकारी भी अभी आगे देखेंगे। पहले आप ये देखें, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। यह डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है। और ramsar.org की वेबसाइट से मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, जिसमें इन्होंने हाल ही में भारत की 40वीं और 41वीं रामसार साइट्स को इंक्लूड किया है, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर। इस सुर सरोवर को आप कीथम लेक के नाम से भी जानते होंगे। और दूसरा है लोनार लेक, लोनार झील, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से रामसार साइट्स हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उड़ीसा। ये आप भारत का एक नक्शा देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश के पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात है। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा दूर है। उड़ीसा की बाउंड्री सीधे मध्य प्रदेश से टच नहीं करती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर इंटेंडेड टू बी अचीव बाय 2030 द टोटल नंबर ऑफ गोल्स आर। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के संदर्भ में जो कि कहा गया है कि 2030 तक अचीव कर लिए जाने चाहिए, में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल गोल्स कितने हैं। ऑप्शन हैं 15, 17, 20 या फिर 30। इसका सही जवाब है 17। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल हैं 17। माफ़ कीजिए, ये टोटल आप देख रहे होंगे, इमेज है, ये उनकी वेबसाइट से मैंने इमेज ली है। टोटल ये 17 हैं। इनके नाम भी आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। माफ़ कीजिए, यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा आगे रखे गए थे। महत्वपूर्ण है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिहाज से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू डांस एंड देयर नेटिव स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्ट। डांस और उनके राज्य से रिलेटेड इनमें से कौन सी एक जोड़ी सही है। ऑप्शन है यक्षगान कर्नाटक, सत्रिया मणिपुर,
कलारीपयट्टू कर्नाटका, गोमिरा उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है यक्षगान कर्नाटक। यक्षगान एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है जो कि कर्नाटक में डेवलप किया गया था। ये आप इमेज देख सकते हैं। माफ़ कीजिए। सतरैया एक इंडियन क्लासिकल डांस है। यह असम में ओरिजिनेट हुआ था। कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है जो कि केरला में ओरिजिनेट हुआ। और गोमिरा एक मास्क डांस है जो कि वेस्ट बंगाल में ओरिजिनेट हुआ। इससे रिलेटेड इमेज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप सतरैया डांस की इमेज देख सकते हैं बाय के कश्यप। ये परफॉर्मर हैं असम से और यह क्लासिकल डांस है। इसका डांस का फॉर्म क्लासिकल है। दूसरा इमेज आप कलारीपयट्टू का देख सकते हैं, केरला से, यह मार्शल आर्ट फॉर्म है। और तीसरा है गोमिरा, वेस्ट बंगाल से। ये मास्क डांस इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द डेंसेस्ट स्टेबल एलिमेंट नोन ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला स्टेबल एलिमेंट पृथ्वी पर कौन सा है? ऑप्शन है रोडियम, टंगस्टन, क्रोमियम, ऑस्मियम। इसका सही जवाब है ऑस्मियम। ये आप इमेज देख सकते हैं ऑस्मियम मेटल की। यह प्लेटिनम ग्रुप का एक हिस्सा है। इसका सिंबल है OS और इसका एटॉमिक नंबर है 76। नेचुरली अकरिंग, कुदरती रूप से पाए जाने वाला यह सबसे घनत्व वाला एलिमेंट है। इसकी डेंसिटी है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोहा है, लोहे की डेंसिटी 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। आप अंदाज़ा लगाइए, 1 किलो लोहा, 1 किलो रुई और 1 किलो ऑस्मियम, भारी कौन सा होगा? ऑस्मियम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज A स्टैंड फॉर इन उड़ान, द इनिशिएटिव ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव उड़ान में A की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं एयर, एविएशन, आर्म, आस्था। इसका सही जवाब है आर्म। उड़ान RCS, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें ए जो है वो आम है। RCS है, RCS का मतलब होता है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। यह भारत सरकार की एक कनेक्टिविटी स्कीम है जिसमें कि भारत सरकार हर राज्य में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करना चाहती है, कर रही है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे एंड में पूछूंगा। अभी आप जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एविएशन हमारे देश के हैं हरदीप सिंह पुरी जी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एज ऑफ दिसंबर 2020। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन है दिसंबर 2020 के संदर्भ में अभी? ऑप्शन है आकाशदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सूरज कुमार, विवेक प्रसाद। इसका सही जवाब है मनप्रीत सिंह। ये एक इमेज है मनप्रीत सिंह पंवार जी की। यह एक इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर हैं और इंडियाज़ मेंस नेशनल फील्ड हॉकी टीम के कैप्टन हैं मई 2017 से। आगे चलते हैं। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। राज्यों के एडवोकेट जनरल्स की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है गवर्नर ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल एक लीगल एडवाइज़र होता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का प्रमुख लीगल एडवाइज़र एडवोकेट जनरल होता है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, सेंटर में जैसे सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य में एक एडवोकेट जनरल होता है राज्य की लीगल सहायता करने के लिए, और इसको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। एडवोकेट जनरल के विषय में कोई फिक्स टर्म नहीं दिया हुआ है और ना ही उनकी कोई अपर एज लिमिट बताई गई है संविधान में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इन विच स्टेट द जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका इज़ लोकेटेड। जोगाड़ा रॉक एडिक्ट अशोका के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ओडिशा। ये आप इमेज देख सकते हैं, जोगाड़ा की एक इमेज है। ये एक किला है, एक खंडहर किला जो कि स्थित है गंजम ज़िले में, उड़ीसा के। यह किसी वक्त मौर्य राजा अशोका के नए कब्जाए हुए राज्य कलिंगा की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर मौजूद हैं अशोका के स्टोन कट एडिक्ट्स जो कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अशोका के एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं।
ये प्राकृत भाषा में है और पत्थरों पर लिखे गए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाय। स्वराज पार्टी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? ऑप्शन बी आर अम्बेडकर एंड वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ये आप इमेज देख सकते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की। स्वराज पार्टी को मिलके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर बनाया था। इसका नाम पहले कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था। 2022 में इसको उन्होंने फाउंड किया था। इस पार्टी का जो मोटो था वो नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ये मानते थे कि कांग्रेस से अलग होकर भी यह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच डेट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। किस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अगस्त, 12 जनवरी, 5 मई, 7 सितंबर। इसका सही जवाब है 29 अगस्त। ये आप इमेज देख सकते हैं, यह मेजर ध्यानचंद जी, इनके जन्मदिन 29 अगस्त के दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाए थे। वह भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल कहलाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। मेक इन इंडिया प्रोग्राम, भारत सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये मेक इन इंडिया का लोगो है। यह भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रही है और स्किल डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भारत सरकार का बहुत ज़ोर है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार का ज़ोर है। इस संबंध में बहुत सी स्कीम्स सरकार लेकर आई है जिसमें से एक ये भी है। यह डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके अधीन कार्य करता है। अच्छा, एक सवाल है आपके लिए कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय कौन है भारत के? कमेंट में बताइएगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द जैन फिलॉसफी द टर्म जिना मीन्स। जैन सिद्धांत के अनुसार जिना शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है लॉर्ड, ट्रस्टवर्दी, द कॉन्करर, द वन। इसका सही जवाब है द कॉन्करर। जैन फिलॉसफी के अनुसार एक जैन वो होता है जो जिना का फॉलोअर होता है, और जिना का मतलब होता है विजेता, कॉन्करर। जैनिज़्म माना जाता है बुद्धिज़्म से बहुत पुराना है, लेकिन इसका पुनरुद्धार किया था महावीर जैन ने, जो कि जैनिज़्म में इनके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं और यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। उस वक्त भारत पर किस राजा का राज था, किस राजवंश का राज था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट फाइंड अ प्लेस इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा एनिमल आपको नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया पर देखने को नहीं मिलेगा? ऑप्शन है लायन, कैमल, बुल, हॉर्स। इसका सही जवाब है कैमल। ये आप इमेज देख सकते हैं सारनाथ कैपिटल की। इसमें 4 शेर होते हैं। इमेज में चारों शेर नहीं दिखाई देंगे। सत्यमेव जयते इस पर लिखा रहता है। नीचे धर्म चक्र है, उसके लेफ़्ट साइड में एक घोड़ा और राइट साइड में एक बुल है। इसमें कैमल नहीं होता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेट इंडियन नोवेल इज़ ऑथर्ड बाय। ग्रेट इंडियन नोवेल किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है शशि थरूर, चित्रा बनर्जी, विक्रम सेठ, अरविंद अडिग। इसका सही जवाब है शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। यह 1989 में यह पब्लिश हुई थी। यह एक सैटारिकल नोवेल है। इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को दर्शाया गया है
महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में। अच्छी पुस्तक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एज ऑफ दिसंबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन हैं? ऑप्शंस हैं लालजी टंडन, गिरीश चंद्र मुर्मू, सत्यपाल मलिक, मनोज सिन्हा। इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं मनोज सिन्हा की। यह जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं तो लद्दाख के गवर्नर कौन हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द पैठान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज़ ऑन विच रिवर। पैठान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इसका सही जवाब है गोदावरी। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। जयकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। यह पैठान प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह अपनी फुल क्षमता पर 86% क्षमता पर कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, हु डिजाइंड द लोगो फॉर लोकपाल इन इंडिया। लोकपाल के लिए लोगो का डिज़ाइन किसने किया? ऑप्शन है बीपी रेड्डी, कामा रेड्डी, विकास कुमार, प्रशांत मिश्रा। इसका सही जवाब है प्रशांत मिश्रा। ये आप देख सकते हैं लोगो की एक इमेज है। प्रशांत मिश्रा जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्होंने यह लोगो डिज़ाइन किया था, जिसमें कि लोक का मतलब होता है लोग, पीपल, और पाल का मतलब होता है केयर टेकर, रक्षा करने वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इट हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर स्थित हैं? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, केरला। इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ये आप इमेज देख सकते हैं। यह इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी लोगो है और यह उनके मौसम ऐप का भी लोगो है, जिसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया था। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट वेदर के ऊपर रखती है, जांच करती है उसकी, और यह इंटरनेशनल IMD इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर में से एक है। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6 रीजनल सेंटर्स में से एक ये भी है। तो अब आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज कॉल्ड द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनमें से किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है भारत के डेमोग्राफिक हिस्ट्री में? इस ऑप्शन है 1932, 1921, 1942, 1945। इसका सही जवाब है 1921। 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, पॉपुलेशन। इस वर्ष से पहले भारत की आबादी घटती भी थी, बढ़ती भी थी। घटती थी वो भुखमरी, फेमाइंस या ड्रॉट्स की वजह से या फिर युद्ध की वजह से वो घटती बढ़ती रहती थी। लेकिन 1921 के बाद एक कांस्टेंट ग्रोथ देखी गई, जिसकी वजह से इसे ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नेम द ऑथर ऑफ द बुक आईने अकबरी। माफ़ कीजिए, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन है दारा शिकोह, अब्दुल रहीम, राजा तोदरमल, अबुल फैज़ल। इसका सही जवाब है अबुल फैज़ल। यह आप इमेज देख सकते हैं। जो लेफ़्ट इमेज है वो है एक अकबरनामा पुस्तक से ली गई एक चित्र है, जिसमें दिखाया गया है अकबर के दरबार को, और जो राइट में इमेज है उसमें दिखाया गया है अबुल फैज़ल को, जो प्रस्तुत कर रहे हैं अकबरनामा पुस्तक अकबर को। आईने अकबरी 16वीं सदी में लिखी गई एक डॉक्यूमेंट है, एक पुस्तक है। ये अकबरनामा का एक हिस्सा है। इसे लिखा है अबुल फैज़ल ने, जिसके 3 हिस्से थे और तीसरा हिस्सा आईने अकबरी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स ऑफ विच एलिमेंट। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कुदरती रूप से पाए जाने वाले आइसोटॉप्स हैं किस एलिमेंट के? ऑप्शन है नाइट्रोजन, यूरेनियम, हाइड्रोजन, लिथियम। इसका सही जवाब है हाइड्रोजन।
ये तीनों ही आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के, बस फ़र्क रहता है इनके मास नंबर का। कुदरती रूप से सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो होता है प्रोटियम, और ड्यूट्रियम और ट्रिटियम कम मात्रा में पाए जाते हैं। ड्यूट्रियम का इस्तेमाल ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है एज अ मॉडरेटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द इंडियन इक्वेस्टेरियन टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स आफ्टर अ वेट स्पैन ऑफ 2 डिकेड्स। 20 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद भारत के इक्वेस्टेरियन होता है घुड़सवार, जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। ऑप्शंस हैं फवाद मिर्ज़ा, गुलाम मोहम्मद खान, रघुवीर सिंह, विशाल सिंह। इसका सही जवाब है फवाद मिर्ज़ा। यह एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हैं फवाद मिर्ज़ा। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है स्पोर्ट्स स्टार वेबसाइट से। फवाद मिर्ज़ा, ये आर्टिकल है 22 नवंबर 2019 का, एक वर्ष पुराना। फवाद मिर्ज़ा सील्स ओलंपिक बर्थ एंड्स नियरली 20 ईयर वेट। तो ओलंपिक में इन्होंने जगह सिक्योर की है, तो जो टोक्यो ओलंपिक होंगे उसमें यह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये एक इमेज है scroll.in से 26 अगस्त 2018 का, और यह थोड़ा पुराना न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि कैसे 36 वर्षों के बाद किसी भारतीय घुड़सवार ने भारत के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिट्रिक एसिड प्रेजेंट। इनमें से किस में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ऑप्शन है ब्लैक ग्राम, लेमन, एप्पल, मैंगो। इसका सही जवाब है लेमन। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आपने क्वेश्चन, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो कई बार आपने देखा होगा। सिट्रिक एसिड ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट वे होते हैं जिनमें थोड़ा खट्टापन होता है, थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे लेमन, लाइम्स, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, बेरीज इत्यादि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन। किस साल पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था लंदन में। ऑप्शन है 1928, 1935, 1932, 1930। इसका सही जवाब है 1930। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हैं। इसमें आपको गांधी जी दिख रहे होंगे। उनके बिल्कुल बगल में जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गोलमेज सम्मेलन, यह कुल 3 गोलमेज सम्मेलन थे जो 1930 से 1932 के बीच आयोजित किए गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच इनका आयोजन हुआ था, और पहले वाले का आयोजन नवंबर 1930 में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ऑस्कर अवार्ड्स वर फर्स्ट प्रेजेंटेड इन विच ईयर। पहली बार ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शंस हैं 1900, 1929, 1950, 1975। इसका सही जवाब है 1929। पहली बार ऑस्कर्स 1929 में पेश किए गए थे। माफ़ कीजिए। ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये यूएस एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिए जाते हैं। इन्हें विश्व का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है फिल्म सेक्टर है उसमें। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इमेज है एमिल जेनिंग्स की। इन्हें पहला बेस्ट एक्टर का ऑस्कर्स का अवार्ड मिला था उनकी मूवी द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए। आगे चलते हैं। द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी WADA हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दिस कंट्रीज। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर्स इनमें से किस देश में स्थित हैं। ऑप्शन है ब्रिस्बेन, वियना, लॉस एंजलिस, मॉन्ट्रियल। इसका सही जवाब है मॉन्ट्रियल। ये आप जो लोगो देख रहे हैं ये WADA का लोगो है। इसके हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल में। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का। ये है 17 दिसंबर का, रिसेंट ही है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1 मिलियन टू WADA टू सपोर्ट क्लीन स्पोर्ट। तो इंडिया ने $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं WADA में ताकि क्लीन स्पोर्ट को बढ़ावा मिल सके। बहुत से खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं और उनका करियर बर्बाद हो जाता है, तो उसमें अवेयरनेस फैलाना और कोई गलत तरीके से स्पोर्ट्स में विजेता ना बने, ये सब देखना WADA का कार्य होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन डी इज़ ऑल्सो नोन एज।
विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं रेटिनॉल, थियामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। इसका सही जवाब है कैल्सीफेरॉल। विटामिन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि कम मात्रा में शरीर को चाहिए होते हैं अच्छे मेटाबॉलिज्म और अच्छी सेहत के लिए। ये ऊर्जा के अच्छे स्रोत नहीं होते। ये दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हैं वो है सी और बी। किसी भी विटामिन का ओवरडोज आपको नहीं करना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे आर्टिफिशियल विटामिन की गोलियां आती हैं। किसी भी विटामिन की गोली का डॉक्टर की सलाह के बगैर आपको नहीं लेना चाहिए। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हैं ए, डी, ई और के। अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, यानी कि एक जहर के तरीके का ये काम करते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में लिए जाएं तो। बाकी विटामिन्स को और किस नाम से जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जयप्रकाश म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म इज सिचुएटेड इन। जयप्रकाश म्यूजियम ऑफ सोशलिज्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, न्यू दिल्ली, मेरठ, कानपुर। इसका सही जवाब है लखनऊ। ये जयप्रकाश जी की इमेज है। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। यह म्यूज़ियम लखनऊ में स्थित है और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण जी को यह समर्पित है। 2016 से यह ऑपरेटिव है, चालू है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में क्या रैंकिंग है? ऑप्शन है 143, 111, 102, 131। इसका सही जवाब है 131। इंडिया की रैंकिंग है 131। या आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं द हिंदू का, इंडिया ड्रॉप्स 2 रैंक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि इंडिया की रैंक पहले 129 थी, अब 131 हो गई है। 2 रैंक हम नीचे आ गए हैं। टोटल 189 इसमें कंट्रीज़ होती हैं और ये जो इंडेक्स है ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंडेक्स में कई पैमानों पर तैयार करते हैं, कई पैमानों की जांच करने के बाद तैयार करते हैं, जैसे कि एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, वहाँ पर सोशल कंडीशंस कैसे हैं, इन सब आधार पर यह इंडेक्स तैयार होता है। अब इससे रिलेटेड आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इंडिया की रैंक 131 है, इसमें नंबर 1 रैंक और लास्ट पर कौन सी कंट्री है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये इमेज है ऑफिशियल वेबसाइट से htr.undp.org से, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक है 131। आप भी इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च में टाइप कीजिएगा इंडिया, आपको रैंक मिल जाएगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है वहाँ पर लोगों की, ग्रॉस नेशनल इनकम और बहुत सी आपको जानकारी वहाँ से मिल सकती हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो नंबर 1 रैंकिंग है इस इंडेक्स में वो है नॉर्वे, और जो लास्ट जो कंट्रीज़ में आती है वो है नाइजर। तो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? क्या भारत से ज़्यादा है, मतलब भारत से अच्छा उसका स्टेटस है, या फिर कम है? बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण यूनिकली सेलिब्रेटेड? उत्तरायण का त्यौहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है गुजरात। उत्तरायण का त्यौहार गुजरात में मनाया जाता है। ये एक न्यूज़ आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, 14 जनवरी 2020 का ये न्यूज़ आर्टिकल है। अमित शाह पार्टिसिपेट्स इन उत्तरायण फेस्टिवल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद आप जानते होंगे गुजरात में स्थित है। उत्तरायण फेस्टिवल को इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। ये मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उस वक्त जब ठंड जाने को होती है और गर्मी आने को होती है तब यह त्यौहार मनाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट अकर इन 1919? इनमें से कौन सा एक इवेंट 1919 में नहीं हुआ था? ऑप्शन हैं मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वॉज अनाउंस्ड, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस, रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। इसका सही जवाब है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में। यह किया था ब्रिटिश राज ने, और उनका तर्क ये था कि वो अनुशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, जबकि बाद में
कुछ चिट्ठियां जो जारी की गई थी जो नेशनल आर्काइव्स में सुरक्षित है, वहाँ से आपको पता लगेगा कि उनका मूल उद्देश्य लोगों की एकता को तोड़ना था ताकि लोग बंट जाएं, और आखिरकार हुआ भी यही था। 1911 में बंगाल का विभाजन निरस्त हो गया था और बंगाल का एकीकरण हो गया था फिर से। तो इस पूरे वाक्य में 1905 में जो बंगाल अलग हुआ था उसमें ये जो आप इमेज देख रहे हैं इनका योगदान था। ये कौन है, इनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंटिन इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड। कॉन्स्टेंटिन एक अलॉय है कॉपर और किसका? ऑप्शन है जिंक, आयरन, टिन, निकल। इसका सही जवाब है निकल। कॉन्स्टेंटिन एक अलॉय है कॉपर और निकल का। इसमें जनरली 55% कॉपर और 45% निकल होता है। बहुत ज़्यादा इसकी रेजिस्टिविटी होती है और थर्मल वेरिएशन बहुत कम होता है, जिस वजह से इसका बहुत से चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंटिन वायर की एक इमेज है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड। इनमें से किस नदी को पुरुषनी कहा जाता था वैदिक काल में? ऑप्शंस हैं झेलम, रावी, चेनाब, सतलज। इसका सही जवाब है रावी। रावी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। ये एक छोटा सा चार्ट है, इसे आप देखिए और किस किस नदी को किस नाम से जाना जाता था, आज उन्हें किस नाम से जानते हैं, ये आप याद रखिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। विच टेल्स आर रिलेटेड विद द पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता केव। कौन सी कहानियाँ, कौन से किस्से संबंधित हैं अजंता गुफा के पेंटिंग्स और स्कल्पचर से? ऑप्शंस हैं जातका टेल्स, पंचतंत्र टेल्स, अरेबियन टेल्स, हितोपदेश टेल्स। इसका सही जवाब है जातका टेल्स। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अजंता गुफा से ली गई है। अजंता गुफा में हमसा जातक की एक इमेज है। ये संबंधित हैं बुद्ध भगवान और उनके जीवन काल से जातक कथाएं जो हैं वो उनके इर्द गिर्द ही घूमती हैं, और ऐसी कहानियाँ आपको हिंदू और जैन टेक्स्ट में भी देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिज़ोरम एज ऑफ दिसंबर 2020। मिज़ोरम के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री, अभी मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है कॉनराड कोंकाल संगमा, लालडेंगा, नेफ्यू रियो, पियू जोरामथांगा। इसका सही जवाब है पियू जोरामथांगा। ये एक इमेज है पियू जोरामथांगा की। 1944 में इनका जन्म हुआ। ये एक भारतीय पॉलिटिशियन है और मिज़ोरम के 5वें और करंट चीफ मिनिस्टर हैं। यह इनकी पॉलिटिकल पार्टी है मिज़ो नेशनल फ्रंट, उसके हैं लीडर हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर बता देता हूँ। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, मेघालय के कॉनराड कोंकाल संगमा, और नागालैंड के हैं श्री नेफ्यू रिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पेडोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? ऑप्शन ग्राउंड वाटर, सॉइल, चाइल्डहुड इलनेस, स्किन डिजीज़। इसका सही जवाब है सॉइल, यह मिट्टी का साइंस है। मिट्टी के साइंस में पेडोलॉजी उसका एक ब्रांच है उसकी, जिसमें कि मिट्टी कैसे बनी, इस मृदा का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इकोसिस्टम से इसका क्या रिलेशन है, ये सब इस डिसिप्लिन में पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दिन इलाही। इनमें से किसने दिन इलाही इनिशिएट किया? ऑप्शन है जहांगीर, औरंगज़ेब, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। इसका सही जवाब है अकबर। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा। ये एक इमेज है दिन इलाही से ली गई है, अकबर की यह इमेज है। अकबर ने इस धर्म को फाउंड किया था। इन्होंने इस धर्म को ईजाद किया था क्योंकि इनके काल में बहुत से धर्म के लोग इनके दरबारी थे, और यह इन्होंने एक जगह बनाई थी अपने दरबार में। उस जगह का नाम क्या था जहाँ पर वो इन विषय को डिस्कस करते थे, और अकबरनामा में भी इसका जिक्र है। और दीन इलाही को किसने फाउंड किया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40।
विद रेफरेंस टू द टर्म क्वाड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट एसोसिएटेड विद इट। क्वाड के संबंध में इनमें से कौन सा देश उससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन है इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस क्वाड ग्रुप का मेंबर नहीं है। यह एक इमेज देख सकते हैं, timesnownews.com से ली गई है। क्वाड ऑफिशियल्स मीट ऑन प्रमोटिंग फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ये चारों देश मिलकर समय समय पर बहुत से मिलिट्री एक्सरसाइजेज और रीजनल डेवलपमेंट के विषयों पर चर्चाएं करते रहते हैं। ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। चारों देश यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया विश्व के नक्शे पर अगर इन्हें देखें तो ये एक क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो इसी के साथ यह आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मिलते हैं आपसे। जय हिंद, धन्यवाद।